Welcome back to this session of the Hindu newspaper analysis, in which we will discuss all issues and events which have national and international importance for UPSC civil services examination. Today we will discuss mainly five issues. The first issue is related to POCSO Act 2012, and the second issue is related to impeachment against Chief Election Commissioner, and third issue is who decides nominations to Union Territories Assemblies, and fourth issue is the path to ending global hunger runs through India, and fifth issue is nutritional crisis in India. So let's discuss all the issues in detail. Recently, Karnataka High Court has said that POCSO Act is gender neutral and it can be made against women also. In this lecture, we will discuss various provisions of POCSO Act 2012. Why news? Declaring that the offense of penetrative sexual assault can be alleged against a woman under the Protection of Children from Sexual Offences POCSO Act 2012, as this law is gender neutral. कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि पोक्सो एक्ट किसी वुमेन के अगेंस्ट भी अप्लाई किया जा सकता है बिकॉज ये एक्ट जेंडर न्यूट्रल है। और रिसेंटली जो केस आया है, इस केस के अंडर एक वुमेन के द्वारा एक 13 ईयर ओल्ड बॉय के अगेंस्ट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है। कर्नाटक हाई कोर्ट रिफ्यूज टू क्वेश्चन क्रिमिनल केस अगेंस्ट अ 52 ईयर ओल्ड वुमेन हु allegedly compelled a 13 ईयर ओल्ड बॉय फॉर सेक्स विद हर एट हर रेसिडेंस ड्यूरिंग 2020 में कर्नाटक के अंदर एक 52 ईयर ओल्ड वुमेन ने 13 ईयर ओल्ड बॉय के ऊपर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया और इसके ऊपर पोक्सो एक्ट यहाँ पर अप्लाई किया गया है। इसी केस के रिगार्डिंग हाई कोर्ट ने कहा है कि वुमेन के अगेंस्ट भी पोक्सो एक्ट अप्लाई किया जा सकता है। आर्गुमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द एक्यूज, एक्यूज के बिहाफ में क्या आर्गुमेंट दिए गए? एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट और रेप कैन नॉट बी इन्वोल्व्ड अगेंस्ट द वुमेन बट कोर्ट रिजेक्टेड इट। एक्यूज के बिहाफ में आर्गुमेंट दिया गया कि एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट और रेप के अंदर वुमेन को गिल्टी नहीं डिक्लेयर किया जा सकता, और बट कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। इस पर कोर्ट का क्या आर्गुमेंट था? सेक्शन 4 and 6 of POCSO Act make it clear that anyone who compel a minor child to do penetrative or other sexual act with him or other persons is an offender. कोर्ट ने कहा कि कोई भी, चाहे वो मैन है या वुमेन है, अगर वो माइनर चाइल्ड को सेक्सुअल एक्ट के लिए कॉम्पेल करता है, देन वो पर्सन, मैन या वुमेन, ऑफेंडर होगा। In an intercourse, the woman is only a passive participant and a man is an active participant. The court pointed out that this thought itself an archaic. कोर्ट ने कहा कि वुमेन सेक्सुअल एक्ट में पैसिव पार्टिसिपेंट होती है एंड मैन एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है। ये जो थॉट है अब ये पुराना हो चुका है। व्हाट इज पोक्सो एक्ट? POCSO is the first comprehensive law in India aims to address offences of sexual exploitation and sexual abuse of children below the age of 18 years. 18 years के बिलो चिल्ड्रन के अगेंस्ट कोई सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन या सेक्सुअल अब्यूज अगर होता है तो इसको एड्रेस करने के लिए इंडिया के अंदर एक कम्प्रिहेंसिव लॉ पोक्सो एक्ट 2012 में पास किया गया। दिस लॉ वाज एनेक्टेड इन 2012 एंड इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। 2012 में पोक्सो एक्ट पास किया जाता है एंड मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। It was intended to protect children from sexual assault, sexual harassment and pornographic violations, as well as to establish a special code for such trials. पोक्सो एक्ट चिल्ड्रन को सेक्सुअल असॉल्ट से, सेक्सुअल हरासमेंट से, पोर्नोग्राफिक वायलेशन से प्रोटेक्ट करता है। साथ ही इस एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड ट्रायल को कंप्लीट करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स इसके अंडर एस्टेब्लिश की जाती हैं। एक्ट वाज अमेंडेड इन 2019 टू स्ट्रेंथन द पेनल्टीज फॉर स्पेसिफाइड ऑफेंसेस इन ऑर्डर टू डेटर अब्यूजर्स। अब्यूजर्स को डेटर करने के लिए 2019 में पोक्सो एक्ट को अमेंड करके इसको स्ट्रेंथ किया जाता है और पेनल्टीज इसमें थोड़ा स्ट्रिक्ट की जाती हैं। पोक्सो वाज एनेक्टेड इन कंसिक्वेंस टू इंडियाज राटिफिकेशन ऑफ द यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड इन 1992। पोक्सो एक्ट जो एनेक्ट किया गया है वो तब एनेक्ट किया गया जब इंडिया ने यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड इन 1992 का रेक्टिफिकेशन यहाँ पर क्लियर किया। इसके बाद इंडिया के अंदर पोक्सो एक्ट पास किया जाता है। व्हाट आर द स्पेशल प्रोविजंस अंडर पोक्सो एक्ट? पोक्सो एक्ट के अंडर स्पेशल प्रोविजंस क्या क्या है? नंबर 1, इट इज जेंडर न्यूट्रल नेचर। इसका जो नेचर होता है वो जेंडर न्यूट्रल है। इट मीन्स मैन एंड वुमेन
दोनों को ही पोक्सो एक्ट के अंदर एक्चुअल डिक्लेयर किया जा सकता है। द एक्ट रिकॉग्नाइज दैट बोथ बॉयज एंड गर्ल्स कैन बी विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल अब्यूज एंड सच अब्यूज इज अ क्राइम रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर ऑफ द विक्टिम। इस एक्ट के अकॉर्डिंग बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही सेक्सुअल अब्यूज के विक्टिम हो सकते हैं, और ये जो अब्यूज होते हैं ये एक क्राइम है, और इसमें मेल और फीमेल के बेस पर किसी भी तरह का डिस्टिंक्शन नहीं किया जाएगा। जिस तरह से अभी हम केस के रिगार्डिंग अभी हमने देखा कि एक 52 ईयर वुमेन ने 13 ईयर ओल्ड बॉय के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करने के लिए उसको फोर्स किया, और इस वुमेन के अगेंस्ट पोक्सो एक्ट अभी अप्लाई किया गया है। नंबर ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ विक्टिम्स आइडेंटिटी। एज पर सेक्शन 23 ऑफ द पोक्सो एक्ट 2012, द आइडेंटिटी ऑफ चाइल्ड विक्टिम्स मस्ट बी कीप कॉन्फिडेंशियल। चाइल्ड विक्टिम की आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रखने का प्रोविजन इसके अंदर किया गया है। स्पेशली पोक्सो एक्ट सेक्शन 23 के अंदर ये प्रोविजन किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स और एनी अदर कैन नॉट डिस्क्लोज एनी डिटेल दैट कुड रिवील द विक्टिम्स आइडेंटिटी इंक्लूडिंग देयर नेम, एड्रेस एंड फैमिली इंफॉर्मेशन। पॉक्सो एक्ट के अंडर यहाँ पर प्रोविजन किया गया सेक्शन 23 के अंदर कि कोई भी मीडिया रिपोर्ट के अंडर किसी भी विक्टिम के नेम, एड्रेस, फैमिली इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकता। नंबर 3, मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ एनी चाइल्ड अब्यूज केसेस। कोई भी अगर चाइल्ड अब्यूज केस किसी पर्सन को दिखता है तो उसका रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। सेक्शन 19 to 22 compel individuals who have knowledge or reasonable suspicion of such offences to report them to concerned authorities। सेक्शन 19 to 22 के अंदर पीपल को ये कॉम्पेल किया गया है कि अगर पीपल को लगता है कि किसी चिल्ड्रन के साथ कोई सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही है या सेक्सुअल ऑफेंस उसके अगेंस्ट किया जा रहा है, तो वो कंसर्न अथॉरिटीज को इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन करें। नंबर 4, नॉन रिपोर्टिंग इज अ क्राइम। एनी पर्सन इन चार्ज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन who fail to report the commission of a sexual offense may face punishment। पोक्सो एक्ट के अंदर ये भी प्रोविजन किया गया है कि कोई किसी इंस्टीट्यूशन का अगर इंचार्ज है और उसको लगता है कि अ, किसी बच्चे के साथ उसके इंस्टीट्यूशन में सेक्सुअल ऑफेंस हो रहा है, और इस केस में अगर वो पर्सन रिपोर्ट नहीं कर पाता है, देन उसको पनिशमेंट फेस करना होगा। इट मीन्स यहाँ पर अगर किसी स्कूल के अंदर, फॉर एग्जांपल स्कूल के अंदर किसी चिल्ड्रन के अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट किया जा रहा है, सेक्सुअल एक्टिविटी की जा रही है, और टीचर्स को ये चीज़ पता है या प्रिंसिपल को अगर ये चीज़ पता है और उसके बाद भी वो रिपोर्ट नहीं फाइल कराते हैं, देन टीचर्स और प्रिंसिपल सभी को पनिशमेंट यहाँ पर फेस करना होगा। ये पोक्सो एक्ट के अंदर प्रोविजन किया गया सेक्शन 19, 20, 21, 22 के अंदर। Number 1, no time limit for reporting abuse. A victim may report an offense at any time, even years after the abuse has occurred। पोक्सो एक्ट के अंदर प्रोविजन किया गया है कि एब्यूज से रिलेटेड रिपोर्टिंग का कोई टाइम लिमिट नहीं है। विक्टिम को अगर लगता है कि 10 ईयर पहले उसके साथ कोई सेक्सुअल एक्टिविटी या सेक्सुअल हरासमेंट या एब्यूज हुआ था, देन वो 10 ईयर के बाद भी इससे रिलेटेड रिपोर्ट कर सकती है या कर सकता है। चैलेंजेस इन बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पोक्सो एक्ट 2012। पोक्सो एक्ट 2012 के बिफोर इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस हैं। नंबर ऑफ लैक ऑफ सपोर्ट एग्राइव्ड पर्सन। एग्राइव्ड पर्सन को उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए। A critical lack in the implementation of the POCSO Act 2012 is the absence of support person for victims। Victims को सपोर्ट करने वाले पर्सन्स नहीं मिल पाते हैं, और पोक्सो एक्ट 2012 के इम्प्लीमेंटेशन में सबसे बड़ा लैक है। द सुप्रीम कोर्ट फाउंड दैट इन 96% ऑफ द पोक्सो केसेस विक्टिम्स वर नॉट प्रोवाइडेड नेसेसरी सपोर्ट थ्रू आउट द लीगल प्रोसेस। सुप्रीम कोर्ट ने फाइंड आउट किया कि पोक्सो केसेस में 90-60% विक्टिम्स को थ्रू आउट द लीगल प्रोसेस नेसेसरी सपोर्ट नहीं मिल पाता है। अ सपोर्ट पर्सन मे बी एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड राइट्स और चाइल्ड प्रोटेक्शन। सपोर्ट पर्सन कोई भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जो उस फील्ड में वर्क कर रहा है, स्पेशली चाइल्ड राइट के लिए जो वर्क कर रहा है, चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा है तो वो भी सपोर्ट पर्सन के रूप में फॉरवर्ड हो सकता है। Number of insufficient POCSO code. Not all districts have POCSO code. As of 2022, only 408 POCSO codes were established across 28 states as part of the Fast Track Special Courts Scheme। पोक्सो एक्ट के अंडर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोड स्कीम भी लॉन्च की गई, बट इंडिया के अंदर जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि ऑल डिस्ट्रिक्ट के अंदर पोक्सो कोड नहीं है।
2022 के एक डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर टोटल 28 स्टेट में ओनली 408 पोक्सो कोर्ट हैं। नंबर 3, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स शॉर्टेज। इंडिया के अंदर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काफी शॉर्टेज है। देयर इज अ लैक ऑफ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स स्पेसिफिकली ट्रेंड और हैंडल केसेस ऑफ पोक्सो। इंडिया के अंदर पोक्सो केसेस को हैंडल करने के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की कमी है और इन्हें स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी पोक्सो केसेस को हैंडल करने के लिए नहीं गिवन की गई है। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन इन इंडिया? इंडिया में चिल्ड्रन के अगेंस्ट क्राइम का क्या स्टेटस है? अकॉर्डिंग टू द यूएस बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन NCMEC, India currently accounts for the maximum number of the online child sexual abuse imagery in the world, followed by Thailand. NCMEC के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के केसेस सबसे ज्यादा हैं। सेकंड नंबर पर थाईलैंड आता है। इट मीन्स ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज इमेजनरी से रिलेटेड मैटर में इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर टॉप पर है। सेकंड नंबर पर थाईलैंड है। दिल्ली टॉप द लिस्ट फॉर द मैक्सिमम चाइल्ड पोर्न अपलोड्स, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी एंड वेस्ट बंगाल। चाइल्ड पोर्न अपलोड सबसे ज्यादा दिल्ली के अंदर की जाती है। उसके बाद सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र, थर्ड नंबर गुजरात, फोर्थ नंबर पर यूपी एंड फिफ्थ नंबर पर वेस्ट बंगाल आता है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो रिपोर्ट 2023, अबाउट 781 केसेस ऑफ क्रिएटिंग और शॉर्टिंग स्टोरिंग चाइल्ड पोर्न वर रिकॉर्डेड इन 2018। एनसीआरबी के 2023 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2018 में इंडिया के अंदर चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्रिएटिंग एंड स्टोरिंग से रिलेटेड 781 केसेस फाइल किए गए थे। इन 2017 देयर वर 331 केसेस। 2017 में ये जो केसेस थे ओनली 331 थे। व्हाट इज द रिमूवल प्रोसेस फॉर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स इन इंडिया? इंडिया के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूव करने के लिए क्या प्रोसेस है? वाई न्यूज, opposition is considering moving a motion against चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार seeking his removal। ओपोजिशन पार्टीज ने डिसाइड किया है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को रिमूव करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर एक मोशन इनिशिएट करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विसेज एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 which provide immunity to the chief election commissioner and election commissioners for all decisions taken by them in present and the past। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023 के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि प्रेजेंट या पास्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के द्वारा जो भी डिसीजन टेकन किए गए हैं उनके अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इट मीन्स इस एक्ट के अकॉर्डिंग इन्हें इम्यूनिटी गिवन की गई है। अकॉर्डिंग टू द एक्ट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड इन द सेम मैनर एंड ग्राउंड एज ए सुप्रीम कोर्ट जज। इंडिया के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए ग्राउंड और मैनर जो होता है वो वही होता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए होता है। इट मीन्स यहाँ पर इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जा सकता है। पार्लियामेंट कैन डिसमिस द चीफ इलेक्शन कमिश्नर बाय मोशन विद 2/3 मेजॉरिटी इन बोथ द हाउस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस से 2/3 मेजॉरिटी से मोशन को पास कराना होगा। इन ऑर्डर फॉर द मोशन टू बी एक्सेप्टेड एट लीस्ट 50 मेंबर्स हैव टू साइन इन इट्स फेवर। मोशन को एक्सेप्ट कराने के लिए इट मीन्स लोकसभा के अंदर स्पीकर एंड राज्यसभा के अंदर चेयरमैन इस मोशन को तभी एक्सेप्ट करेगा जब एट लीस्ट 50 मेंबर्स के द्वारा इस मोशन को फेवर किया जाएगा, साइन किया जाएगा। व्हाट इज द रिमूवल प्रोसेस फॉर चीफ इलेक्शन कमिश्नर? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए क्या प्रोसेस है? Chief Election Commissioner of India can only be removed from office in the same manner and on the same ground as the Supreme Court judge. This process is impeachment, which involve a motion passed by both House of Parliament with a special majority. चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए रिमूवल प्रोसेस सेम वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए होता है। इट मीन्स इम्पीचमेंट प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई करना होगा। इम्पीचमेंट प्रोसेस को पार्लियामेंट का बोथ हाउस से स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास कराना होता है। ग्राउंड्स फॉर रिमूवल, रिमूवल के लिए क्या क्या ग्राउंड होना चाहिए? द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फॉर प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी सिमिलर टू द ग्राउंड्स फॉर रिमूविंग अ सुप्रीम कोर्ट जज। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए ग्राउंड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी होना चाहिए, उसी तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यहाँ पर रिमूव करने के लिए मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी बेस होना चाहिए। रिसेंटली हम देख रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उन्होंने अपनी पोस्ट पर रहते हुए इनकैपेसिटी शो किया है डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। नंबर 2, रिमूवल प्रोसेस। इम्पीचमेंट के अंडर रिमूवल प्रोसेस क्या होता है? इनिशिएशन,
A motion for removal must be introduced in either the Lok Sabha or the Rajya Sabha. इम्पीचमेंट के अंडर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव अगर करना है तो उसके लिए पार्लियामेंट के आइदर हाउस में लोकसभा और राज्यसभा के अंदर हमें एक मोशन इंट्रोड्यूस करना होगा और 50 मेंबर के द्वारा एग्रीड होना चाहिए। नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशन। इफ द मोशन इज एडमिटेड इट इज इन्वेस्टिगेटेड बाय 3 मेंबर कमेटी। मोशन को अगर लोकसभा के स्पीकर के द्वारा या राज्यसभा के चेयरमैन के द्वारा अगर एडमिट कर लिया जाता है, देन 3 मेंबर कमेटी के थ्रू इसको इन्वेस्टिगेट कराया जाता है। इन्वेस्टिगेट कमेटी के अंदर 3 मेंबर्स जो होंगे उसमें 1 सुप्रीम कोर्ट जज होगा, 1 चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा एंड 1 एमिनेंट जूरिस्ट इसके अंडर होगा। इट मीन्स ये 3 मेंबर कमेटी होगी जो कि एलिगेशन से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस करेगी। पार्लियामेंट्री वोट। If the committee finds the chief election commissioner guilty, the motion is put to a vote in both house. 3 member कमेटी अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गिल्टी फाउंड कर लेके देन इस मोशन से रिलेटेड दोनों हाउसेस के अंदर वोटिंग कराया जाएगा। स्पेशल मेजोरिटी two third of those present and voting and a majority of the total membership of each house is required for the motion to pass. ईच हाउस में इस मोशन को पास कराना होगा बट स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास कराना होगा। स्पेशल मेजोरिटी के अंदर 2 कंडीशंस होती हैं। टोटल मेंबरशिप की मेजोरिटी होनी चाहिए प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर का 2/3 सपोर्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। इफ मोशन इज पास्ड इन बोथ हाउस द प्रेसिडेंट इशू एन ऑर्डर रिमूविंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम द ऑफिस। पार्लियामेंट का बहुत हाउस है, स्पेशल मेजोरिटी के साथ अगर ये मोशन पास हो जाता है देन प्रेसिडेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ऑफिस से रिमूव करने से रिलेटेड एक ऑर्डर इशू करेगा। सम अदर की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इलेक्शन कमिश्नर्स कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ जो अदर 2 मेंबर होते हैं उन मेंबर को अगर रिमूव करना है तो उसके लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस फॉलो नहीं किया जाता है बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट उन्हें नॉर्मली तरीके से रिमूव कर सकता है। द प्रोसेस इंश्योर द इंडिपेंडेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम द आर्बिट्रेरी रिमूवल। The Constitution and the Election Commission conditions of service of election commissioners and the transition of business Act 1991 govern the removal process. चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स के रिमूवल प्रोसेस को जो गवर्न किया जाता है वो 1991 के एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्न किया जाता है। इट मीन्स रिमूवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर कमिश्नर्स को रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस है वो कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इलेक्शन कमीशन एक्ट 1991 के अंदर गिवन किया गया है। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस power of president and governors to nominate members in a Lok Sabha, Rajya Sabha, state legislature and UTs. Why news? The Union Home Ministry presented an affidavit before the Jammu and Kashmir and Ladakh High Court related to LG power. लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर से रिलेटेड यूनियन होम मिनिस्ट्री ने रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के बिफोर एक एफिडेविट प्रेजेंट किया है। It has submitted that the power of the Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir to nominate 5 members to the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir can be exercised by him without the aid and advice of its Council of Ministers. यूनियन होम मिनिस्ट्री ने जो अभी एफिडेविट प्रेजेंट किया उस एफिडेविट में इन्होंने कहा है कि जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए 5 मेंबर नॉमिनेट करने की जो पावर मिली हुई है उस पावर का यूज लेफ्टिनेंट गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस के विदाउट इस पर डिसीजन टेकिंग कर सकता है। इट मीन्स यहाँ पर यूनियन होम मिनिस्टर का कहना है कि जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जो लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पर 5 मेंबर्स नॉमिनेट करेगा उसको नॉमिनेट करने से पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा एडवाइस टेकिंग करने की उसको कोई नीड नहीं है। व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से मेंबर्स को नॉमिनेट करने से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर नॉमिनेटेड मेंबर्स इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर मेंबर्स का जो
नॉमिनेशन किया जाता है प्रेसिडेंट या गवर्नर के द्वारा, उससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन किए गए हैं। द प्रोविजन फॉर नॉमिनेटिंग 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स टू द लोक सभा एंड 1 एंग्लो इंडियन मेंबर टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज वाज डिसकंटिन्यूड इन 2020। 2020 से पहले पार्लियामेंट के अंदर स्पेशली लोकसभा के अंदर 2 एंग्लो इंडियन मेंबर का नॉमिनेशन किया जाता था एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए 1 एंग्लो इंडियन का यहाँ पर नॉमिनेशन किया जाता था। बट 2020 से इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। इट मीन्स अब लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए मेंबर्स नॉमिनेट नहीं होते हैं। द राज्यसभा हैज 12 नॉमिनेटेड मेंबर। करंट में राज्यसभा के अंदर प्रेसिडेंट के द्वारा 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं। These members are nominated by the President on the aid and advice of the Union Council of Ministers। जो मेंबर्स हैं प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं और इसके लिए यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का इसको एडवाइस टेकिंग करना होता है। इट मीन्स पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा के अंदर डिसकंटिन्यू हो गया है बट राज्यसभा के अंदर अभी भी 12 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं। प्रेसिडेंट नॉमिनेट करने से पहले यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस टेकिंग करता है। इन द 6th स्टेट विद लेजिस्लेटिव काउंसिल्स नियरली 1/6 ऑफ द मेंबर्स आर नॉमिनेटेड। इंडिया के अंदर अबाउट ऐसे 6 स्टेट हैं जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल अभी भी है। इन सभी लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए 1/6 मेंबर जो होते हैं वो अभी भी नॉमिनेट किए जाते हैं। दीज मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर्स ऑन द एडवाइस ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। स्टेट के अंदर इन मेंबर्स का जो नॉमिनेशन किया जाता है वो गवर्नर के द्वारा स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर ही किया जाता है। इट मीन्स हम यहाँ देख रहे हैं कि जो भी मेंबर्स नॉमिनेट किए जा रहे हैं सेंटर के अंदर या फिर स्टेट के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही उनको नॉमिनेट किया जा रहा है। बट यहाँ पर जो अभी करंट में इशू बना हुआ है वो इशू ये है कि यूटी के अंदर जो एलजी अपॉइंट नॉमिनेट करता है मेंबर को, क्या उसके लिए काउंसिल ऑफ मेंबर की एडवाइस टेकिंग करनी चाहिए या नहीं। रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्ट्री ने जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर के लिए कोर्ट में एफिडेविट गिवन किया है कि वहां एलजी जो 5 मेंबर्स का नॉमिनेशन करता है उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस टेकिंग करने की जरूरत नहीं है। ये कहीं ना कहीं अदर प्रोविजन के कॉन्ट्रेरी है। व्हाट अबाउट यूनियन टेरिटरीज, यूटी से रिलेटेड हम स्पेशल प्रोविजन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। द कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ 3 यूटीज आर गवर्न बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इंडिया के अंदर ऐसे 3 यूटीज हैं जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं और इन असेंबलीज को पार्लियामेंट के एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्न किया जाता है। 3 यूटी के अंडर नंबर 1 दिल्ली, नंबर 2 पुडुचेरी एंड नंबर 3 जम्मू एंड कश्मीर। नंबर 1 दिल्ली। सेक्शन 3 of the government of NCT National Capital Territory of Delhi at 1991 provide for 70 elected members in the Delhi Assembly। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 के सेक्शन 3 के अंदर प्रोविजन किया गया है कि दिल्ली असेंबली के अंदर 70 इलेक्टेड मेंबर होंगे। देयर आर नो नॉमिनेटेड एमएलए इन द दिल्ली असेंबली। दिल्ली असेंबली के अंदर कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होता है। यहाँ पर ये शो करने की कोशिश की जा रही है कि किन किन यूटी के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली है और किन यूटी के अंदर नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने हैं और वो नॉमिनेटेड मेंबर अगर हैं तो वो किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। नंबर 2 पुडुचेरी। सेक्शन 3 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963 प्रोवाइड फॉर 30 इलेक्टेड मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर ऑफ पुडुचेरी। पुडुचेरी के लिए भी एक एक्ट बना हुआ गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963 सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग पुडुचेरी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके अंदर 30 इलेक्टेड मेंबर हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड दैट द यूनियन गवर्नमेंट में नॉमिनेट अप टू 3 मेंबर्स टू द पुडुचेरी असेंबली। इसके अंदर ये भी प्रोविजन किया गया है कि पुडुचेरी असेंबली के लिए यूनियन गवर्नमेंट चाहे तो 3 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकती है। अब यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट के लिए कहा गया है पर अभी तक हमने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर प्रेसिडेंट या गवर्नर अगर नॉमिनेट कर रहा है मेंबर्स को तो उसके लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की यहाँ पर एडवाइस टेकिंग करनी पड़ रही है। लेकिन यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट को यहाँ पर नॉमिनेट करने की पावर मिली हुई है। जम्मू एंड कश्मीर। सेक्शन 14 of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 provide for a total of 90 elected seats in the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के सेक्शन 14 के अंदर प्रोविजन किया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर 90 इलेक्टेड मेंबर होंगे। इन एडिशन सेक्शन 15, 15A एंड 15B प्रोवाइड दैट द एलजी में नॉमिनेट अ टोटल ऑफ अप टू 5 मेंबर।
जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का सेक्शन 15, 15A, 15B के अंदर प्रोविजन किया गया है कि एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहे तो 5 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है। इन 5 मेंबर में से 2 वुमेन होंगे, 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स होंगे एंड 1 डिस्प्लेस्ड पर्सन होगा फ्रॉम पीओके। व्हाट हैव कोड रूल? नॉमिनेशन के रिगार्डिंग कोड का क्या रूल रहा है इससे पहले? द प्रोसीजर फॉर नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द पुडुचेरी असेंबली केम अप बिफोर द मद्रास हाई कोर्ट इन के लक्ष्मी नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 केस। 2018 में लक्ष्मी नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंडर मद्रास हाई कोर्ट का एक डिसीजन आता है और इस डिसीजन के अंदर ये जो डिसीजन आता है मेनली मेंबर के नॉमिनेशन के लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए उसके रिगार्डिंग डिसीजन आता है। द कोड अपहेल्ड द पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट टू नॉमिनेट 3 मेंबर्स टू द असेंबली। स्पेशली पुडुचेरी से रिलेटेड ये इशू था जिसके अंदर यूनियन गवर्नमेंट को यहाँ पर 5 मेंबर नॉमिनेट यूनियन गवर्नमेंट को यहाँ पर 3 मेंबर नॉमिनेट करने की जो पावर मिली हुई थी इससे रिलेटेड केस फाइल किया गया था। कोर्ट के अंदर ये पहुंचता है और कोर्ट ने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है कि यूनियन गवर्नमेंट जो 3 मेंबर्स को पुडुचेरी असेंबली के लिए नॉमिनेट करती है वो सही है, इसने सही डिक्लेयर किया एंड दैट इज नीड नॉट बी बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ द यूटीज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और इसके अंदर ये डिक्लेयर किया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यूटी की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसका एडवाइस टेकिंग करने की इसमें जरूरत नहीं है। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ट्रिपल चेन ऑफ कमांड? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ट्रिपल चेन ऑफ कमांड का कंसेप्ट दिया गया था। वो कंसेप्ट क्या है? इन द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 केस, द सुप्रीम कोर्ट हैड delved into the concept of triple chain of command that ensure democratic accountability। ट्रिपल चेन ऑफ कमांड का जो कंसेप्ट है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2023 में दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है जो कि डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए है। In this triple chain of a command opined that the court civil servants are accountable to ministers, ministers are accountable to the legislature, and the legislature is accountable to the electorate। ट्रिपल चेन ऑफ कमांड के का जो प्रिंसिपल है इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं वो मिनिस्टर्स के अगेंस्ट के लिए अकाउंटेबल हैं, मिनिस्टर्स लेजिस्लेचर के प्रति अकाउंटेबल हैं एंड लेजिस्लेचर जो है वो इलेक्टोरेट के प्रति अकाउंटेबल हैं। It therefore held that the LG is bound by the aid and advice of the Council of Ministers in all matters except where the Delhi Assembly does not have legislative power। दिल्ली असेंबली को जहां पर लेजिस्लेटिव पावर नहीं मिली हुई है उस मैटर में एलजी को विदाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस के कोई भी डिसीजन टेकिंग करने का यहाँ पर राइट मिला हुआ है। इट मीन्स यहाँ पर कोर्ट ने कहा था कि एलजी को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के अकॉर्डिंग वर्क करना होगा। ओनली वो उस मैटर पर इंडिपेंडेंट तरीके से वर्क कर सकता है जो कि दिल्ली असेंबली की लेजिस्लेटिव पावर के अंडर नहीं आते हैं। व्हाट शुड बी डन? IUT does not enjoy the same status of the full-fledged state in our federal setup। हमारे फेडरल सेटअप में यूटी को वो स्टेटस नहीं मिला होता है जो कि फुल फ्लैड स्टेट्स को मिला होता है। आवर यूटीज विद असेंबलीज हैव देयर ओन इलेक्टेड गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल टू इट्स पॉपुलेशन। कुछ यूटीज के अंदर असेंबली होती है, उन यूटीज के अंदर इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है जो कि पॉपुलेशन के प्रति अकाउंटेबल होती है। The nomination of MLA does not create any issue when the same party is in power at the center and the union territory। मेंबर या एमएलए का नॉमिनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम उन स्टेट के अंदर नहीं आती है या उस सिचुएशन में नहीं आती है जब सेंटर और उस यूटी के अंदर स्पेशली सेम पार्टी की गवर्नमेंट है। However, political difference between the union government and UT government should not derail the democratic process in the UT। यूनियन गवर्नमेंट और यूटी गवर्नमेंट के बीच में अगर पॉलिटिकल डिफरेंस है तो इसकी वजह से पॉलिटिकल प्रोसेस को डिरेल नहीं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डिरेल नहीं करना चाहिए। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशनल क्राइसिस इन इंडिया। लेक्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 3, फॉर प्रीलिम्स, फॉर मेंस। भाई न्यूज The United Nations newly released the State of Food Security and Nutrition in the World 2025 report that 673 million people, 8.2% of the world's population, were undernourished in 2024।
रिसेंटली यूनाइटेड नेशन के द्वारा द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2025 रिपोर्ट रिलीज किया गया है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2024 में यानी लास्ट ईयर पूरे वर्ल्ड के अंदर अबाउट 673 मिलियन पीपल अंडर नरिश्ड थे। इट मीन्स वर्ल्ड की ओवरऑल पॉपुलेशन का अबाउट 8.2% पॉपुलेशन अंडर नरिश्ड थी। दिस इज डाउन फ्रॉम 688 मिलियन इन 2023। 2023 में जो ये डाटा था 688 मिलियन का डाटा था। इट मीन्स 2023 में अबाउट पूरे वर्ल्ड के अंदर 688 मिलियन पीपल अंडर नरिश्ड थे। ऑल्दो वी हैव नॉट येट रिटर्न टू द प्री पैंडेमिक लेवल का अगर डाटा देखा जाए तो वहां पर ये जो डाटा था वो 7.3% का था। इट मीन्स ओवरऑल पॉपुलेशन का 7.3% लोग अंडर नरिश्ड थे। इंडिया हैज प्लेड अ डिसीजिव रोल इन दिस ग्लोबल प्रोग्रेस। ग्लोबल प्रोग्रेस की अगर बात की जाए इट मीन्स अंडर नरिशमेंट से रिलेटेड इसको बेटर करने के लिए इंडिया ने वेरियस इनिशिएटिव्स टेकिंग किए हैं। The gains are the result of policy investment in food security and nutrition, increasingly driven by the digital technology, smarter governance and improved service delivery. इंडिया के अंदर न्यूट्रिशन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए वेरियस इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए हैं, सच एज फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड पॉलिसी इन्वेस्टमेंट एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी पर फोकस किया गया, गवर्नेंस को स्मार्ट किया गया एंड इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी को यहाँ पर इम्प्रूव किया गया। लेटेस्ट नेशनल सैंपल सर्वे डाटा ऑन हाउस होल्ड कंजप्शन शो दैट द प्रिविलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट इन इंडिया डिक्लाइन फ्रॉम 14.3% 2022 टू 12% इन 2022-24। लेटेस्ट नेशनल सैंपल सर्वे डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया में 2020-22 में जहां पर अंडर नरिश्ड पीपल थे वो 14.3% पीपल हुआ करता था, वहीं 2024 में 12% तक रिड्यूस हुआ है। इट मीन्स इंडिया के अंदर अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन काफी स्पीड के साथ यहाँ पर डिक्रीज हुई है। व्हाट इज न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी? न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी क्या होता है? न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इज फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एक्सेस टू बैलेंस डाइट, क्लीन वाटर, सेफ एनवायरनमेंट एंड हेल्थ केयर फॉर एवरी इंडिविजुअल। एवरी इंडिविजुअल को अगर फिजिकली, इकोनॉमिकली एंड सोशली बैलेंस्ड डाइट तक उसका एक्सेस इजी होता है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अगर उन्हें मिलता है, सेफ एनवायरनमेंट, हेल्थ केयर, ये सब अगर मिलती हैं उन्हें इजीली तरीके से, दिस इज नोन एज न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी इन इंडिया? इंडिया के अंदर न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी से रिलेटेड क्या डाटा है? अकॉर्डिंग टू द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस हाउसहोल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे 2022-23, द एवरेज डेली पर कैपिटा कैलोरी रिक्वायरमेंट फॉर अ हेल्दी लाइफ इज 2172 kcal in rural India and 2135 kcal in urban India। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे 2022-23 के अकॉर्डिंग एवरेज पर कैपिटा कैलोरी रिक्वायरमेंट जो है एक हेल्दी लाइफ के लिए रूरल इंडिया के पीपल के लिए 2170 कैलोरी है, वहीं अर्बन इंडियन पीपल के लिए 2135 कैलोरी रिक्वायरमेंट है। इट मीन्स इतना कैलोरी एक पर्सन को हेल्दी रहने के लिए पर डे टेकिंग करना चाहिए। The poorest 10% of the population fall very behind of these requirements, with average daily intake of only 1,564 to 1,764 calorie in rural areas and 1,607 to 1,773 calorie in urban areas। कंट्री के पूरा 10% पॉपुलेशन का अगर कंपेयर किया जाए तो इन पर्सन को पर डे हेल्दी लाइफ के लिए इतना कैलोरी नहीं मिल पा रही है जितना कैलोरी फिक्स किया गया है। पुअर रूरल एरियाज में रहने वाले जो लोग हैं वो पर डे 1564 के आसपास कैलोरी टेकिंग कर पा रहे हैं, जबकि फिक्स है 2172। वहीं अर्बन एरिया के पीपल 1607 कैलोरी टेकिंग कर पा रहे हैं, जबकि उनका जो नीड है वो 2135 कैलोरी है। The stark nutritional deficiency among the poorest segment of society highlight the urgent need for targeted nutritional scheme। सोसाइटी के जो पोरेस्ट सेगमेंट हैं उनके अंदर हम स्टार्क न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी देख रहे हैं, और इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए टारगेटेड न्यूट्रिशनल स्कीम हमें लॉन्च करना होगा। व्हाट आर लेटेस्ट फाइंडिंग ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 रिगार्डिंग मेल न्यूट्रिशन? मेल न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की क्या क्या फाइंडिंग्स रही हैं? मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन वुमेन बिटवीन 15 to 49 एज ग्रुप आर एनीमिक। इंडिया के अंदर 15 to 49 एज ग्रुप की मोर देन हाफ वुमेन एनीमिक से एनीमिक फेस कर रही हैं।
इट मीन्स उनके अंदर आयरन की कहीं ना कहीं ब्लड की कमी है, आयरन की कमी है। द प्रिवलेंस ऑफ स्टंटिंग लो हाइट फॉर एज अमंग चिल्ड्रन अंडर 5 years इज 35.5%। बात अगर स्टंटिंग की जाए, स्टंटिंग मीन्स लो हाइट फॉर एज, एज के अकॉर्डिंग अगर हाइट लो रहती है, दिस इज नोन एज स्टंटिंग। एंड 5 years के जितने भी चिल्ड्रन हैं इंडिया के अंदर, 35.5% चिल्ड्रन के अंदर स्टंटिंग है। द प्रिवलेंस ऑफ वास्टिंग, वास्टिंग मीन्स लो वेट फॉर हाइट अमंग चिल्ड्रन अंडर 5 years इज 19.3%। वास्टिंग एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां चिल्ड्रन की हाइट तो बढ़ती है बट वेट नहीं बढ़ पाता है। इस तरह के टोटल चिल्ड्रन इंडिया के अंदर 19.3% है। द प्रोपोर्शन ऑफ अंडर वेट चिल्ड्रन इन इंडिया इज 32.1%। अंडरवेट चिल्ड्रन की अगर बात की जाए तो अंडरवेट चिल्ड्रन इंडिया के अंदर 32.1% है। व्हाट आर द रीजंस फॉर लैक ऑफ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन इंडिया? इंडिया के अंदर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का लैक के क्या क्या रीजंस हैं? नंबर वन, अफोर्डेबिलिटी इश्यूज फॉर द पुअर हाउस होल्ड। पुअर हाउस होल्ड के अंदर अफोर्डेबिलिटी यानी न्यूट्रियस फूड को अफोर्ड करना उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है। अफोर्डेबिलिटी ऑफ न्यूट्रियस फूड प्रोडक्ट सच एज प्रोटीन डाइट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर द पुअर हाउस होल्ड इन इंडिया। इंडिया के अंदर पूरा हाउस होल्ड के लिए प्रोटीन रिच डाइट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को अफोर्ड करना बहुत ही डिफिकल्ट हो चुका है। द इंक्रीजिंग wealth inequality has also exacerbated nutritional insecurity. Top 10% of the Indian household 57 has 57% of their national income. इंडिया के अंदर वेल्थ इनइक्वालिटी जिस तरह से इंक्रीज हो रही है, इसने भी न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटी को काफी एक्सेसरबेट किया है, बिकॉज इंडिया के टॉप 10% पीपल के पास नेशनल इनकम का 57% है। नंबर मोर फोकस ऑन स्टेबल फूड, इंडिया के अंदर स्टेबल फूड पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, वहीं न्यूट्रिएंट रिच क्रॉप पर फोकस नहीं किया जा रहा है। एग्रीकल्चर पॉलिसीज इन इंडिया लाइक ग्रीन रेवोल्यूशन है प्रायोरिटाइज द प्रोडक्शन ऑफ स्टेबल फूड क्रॉप सच एज राइस एंड व्हीट बट नॉट फोकस ऑन न्यूट्रिएंट रिच क्रॉप्स। इंडिया के अंदर जो भी एग्रीकल्चरल पॉलिसीज रही हैं सच एज ग्रीन रेवोल्यूशन, सभी पॉलिसीज के अंदर स्टेबल क्रॉप सच एज राइस एंड व्हीट पर बहुत ज्यादा इनको प्रायोरिटाइज दी गई है, जबकि न्यूट्रिएंट रिच क्रॉप पर फोकस नहीं किया गया है। इट हैज लीड टू माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी अमंग द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के अंदर इसकी वजह से माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। नंबर थ्री, कैलोरी फंडामेंटलिज्म, द फोकस ऑफ द पीडीएस हैज बीन लिमिटेड टू ओनली फूड सिक्योरिटी एंड कैलोरी रिक्वायरमेंट। इंडिया के अंदर जो पीडीएस सिस्टम है, पीडीएस मींस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर जो भी फूड प्रोवाइड कराया जाता है पॉपुलेशन के लिए, ये ओनली फूड सिक्योरिटी तक लिमिटेड है एंड कैलोरी रिक्वायरमेंट से तक लिमिटेड है। न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट, पीडीएस के अंदर न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड फोकस नहीं किया गया है। पीडीएस के अंदर ऐसे आइटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिक के लिए नहीं किया जा रहा है जो कि फुल ऑफ न्यूट्रिशनल है। नंबर फोर, लेग्ड इन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चाइल्ड केयर प्रैक्टिसेस, चाइल्ड केयर प्रैक्टिसेस को इफेक्टिवली तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से चाइल्ड के अंदर स्टंटिंग वास्टिंग जैसी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। चाइल्ड केयरिंग प्रैक्टिसेस सच एज ब्रेड फास्टिंग, breast feeding and introduction of complementary food and a diversified diet after the first 6 months are not properly implemented. इंडिया के अंदर चाइल्ड केयरिंग प्रैक्टिसेस सच एज ब्रेस्ट फीडिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्री फूड का इंट्रोडक्शन, ये सब फर्स्ट 6 मंथ में, आफ्टर द फर्स्ट 6 मंथ के बाद इन्हें प्रॉपरली तरीके से चाइल्ड केयरिंग प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट नहीं कराया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ओनली 55% ऑफ द चिल्ड्रन इन इंडिया वर एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड इन 2015 एंड 16। 2015-16 के डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर ओनली 55% चिल्ड्रन ने ही ब्रेस्ट फीड किया था। नंबर 5, ग्रोथ ऑफ जंक फूड एंड फास्ट फूड कल्चर, इंडिया के अंदर जंक फूड एंड फास्ट फूड कल्चर का ग्रोथ बहुत ही स्पीड के साथ हो रहा है। चीपर एंड इजीली अवेलेबल फास्ट एंड जंक फूड हैज रिप्लेस्ड द न्यूट्रियस फूड इन द डाइटरी इनटेक ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। इंडियन पॉपुलेशन अब चीपर एंड इजीली अवेलेबल फास्ट एंड जंक फूड टेकिंग कर रही है जो कि न्यूट्रियस नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज पर रिसेंट हाउस होल्ड कंजप्शन सर्वे, इंडियंस आर स्पेंडिंग लेस ऑन सीरियल्स एंड पल्सेस एंड मोर ऑन बेवरेजेस, रिफ्रेशमेंट एंड प्रोसेस्ड फूड। नेशनल हाउस होल्ड कंजप्शन सर्वे के अकॉर्डिंग इंडियन पीपल सीरियल्स एंड पल्सेस पर लेज स्पेंडिंग कर रहे हैं, जबकि बेवरेजेज, रिफ्रेशमेंट एंड प्रोसेस्ड फूड पर वो मोर स्पेंडिंग कर रहे हैं। नंबर 6, इंक्रीज इनकम एंड अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लोगों की इनकम इंक्रीज हो रही है, वो रेडीमेड फूड चाहते हैं। Increased income level of people have led to rise in the consumption of food high in sugar, fat and low physical activity.
बिकॉज इंडिया में पीपल का इनकम धीरे धीरे राइज हुआ है, जिसकी वजह से फूड का कंजप्शन राइज हुआ और स्पेशली पीपल अब शुगर, फैट एंड लो फिजिकल एक्टिविटी वाले फूड को ज़्यादा टेकिंग कर रहे हैं। नंबर 7, फेमिनाइन मार्जिनलाइजेशन इन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के रिस्पेक्ट में फेमिनाइन मार्जिनलाइजेशन बहुत ज़्यादा शो हो रहे हैं। द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ यंग फीमेल इन पुअर एंड लोअर मिडिल इनकम हाउस होल्ड आर नॉट प्रायोरिटाइज। यंग फीमेल स्पेशली पुअर एंड लोअर मिडिल इनकम हाउस होल्ड के अंदर उन्हें जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, उन्हें उस रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटाइज नहीं दिया जाता है। दिस लेड टू मेल नरिश्ड फीमेल पॉपुलेशन एंड देयर चिल्ड्रन। इसकी वजह से मेल नरिश्ड फीमेल पॉपुलेशन एंड उनके चिल्ड्रन ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, लार्ज प्रिवलेंस ऑफ एनीमिया ड्यू टू इनएडिक्वेट फोकस ऑन आयरन डिफिशियंसी इन फीमेल डाइट। आयरन डिफिशियंसी की वजह से फीमेल के अंदर एनीमिया जैसी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। व्हाट आर द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन? मेल न्यूट्रिशन का नेगेटिव इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? नंबर 1, चाइल्ड डेथ। According to a Lancet study in 2019, about 68% of 1.04 million deaths of children under 5 years in India were due to malnutrition. 2019 के एक लैंसेट स्टडी के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर 5 ईयर से कम ईयर के चिल्ड्रन का अबाउट 1.04 मिलियन चिल्ड्रन का डेथ हुआ था, जिनमें से 68% जो डेथ थी वो मेल न्यूट्रिशन की वजह से थी। नंबर 2, इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन अर्ली ईयर्स। अर्ली ईयर्स में चिल्ड्रन का जो डेवलपमेंट होता है वो इम्प्रॉपर होता है। ओबेसिटी इन चिल्ड्रन कॉज टू स्टंटेड फिजिकल डेवलपमेंट। ओबेसिटी ओबेसिटी मीन्स जो फैटी हो जाते हैं बच्चे। ओबेसिटी चिल्ड्रन चिल्ड्रन के अंदर जो ओबेसिटी होती है वो स्टंटेड फिजिकल डेवलपमेंट का रीजन बनती है। इट मीन्स बच्चे जो है वो स्टंटेड रह जाते हैं, उनकी हाइट नहीं इंक्रीज हो पाती है। Number 3, psychological impact. Malnourished people face psychological challenge like body massage issues, body image issues and mental health concern due to societal stigma. Malnourished people जितने भी होते हैं उन्हें साइकोलॉजिकल चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, बिकॉज उनका जो बॉडी इमेज होता है उसकी वजह से मेंटल हेल्थ कंसर्न पैदा होते हैं, सोसाइटल स्टिग्मा उसको फेस करना पड़ता है। Number 4, economic burden. Malnutrition increase the economic burden due to productivity loss of body, which lead to decreased work efficiency and absenteeism. मेल न्यूट्रिशन की वजह से पीपल के ऊपर इकोनॉमिक बर्डन बढ़ता है, बिकॉज उस पर्सन की प्रोडक्टिविटी लॉस होती है एंड प्रोडक्टिविटी लॉस होने की वजह से उसका वर्किंग के लिए एफिशिएंसी डिक्रीज होती है। नंबर 5, सोशल इनइक्वालिटी एंड डिस्पैरिटीज। सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटीज हैं, डिस्पैरिटीज इंक्रीज हो रही हैं। मेल न्यूट्रिशन एंड अंडर नरिशमेंट कंटिन्यू टू साइकिल ऑफ हेल्थ चैलेंजेस एंड इकोनॉमिक डिसएडवांटेज अमंग द वल्नरेबल सेक्शन, इंक्रीज सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। Mostly women are disproportionately affected by the malnutrition, facing challenges related to maternal health, productivity health, and overall well-being. मेलन्यूट्रिशन की वजह से सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो वुमेन को करनी पड़ती है, बिकॉज उन्हें मैटरनल हेल्थ, प्रोडक्टिव हेल्थ एंड ओवरऑल वेल-बीइंग से रिलेटेड इन्हें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। व्हाट इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन इंडिया? इंडिया के अंदर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए? नंबर 1, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन NNM. NNM, also known as a Poshan Abhiyan, has been launched to reduce stunting, underweight and low birth weight each by 2% per annum. इंडिया के अंदर पोषण अभियान, जिसको नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के नाम से भी जाना जाता है, इसको जो लॉन्च किया गया है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव स्टंटिंग, अंडरवेट एंड लो बर्थ वेट को रिड्यूस करना, एवरी ईयर 2% तक रिड्यूस करने का टारगेट रखा गया है। इट ऑल्सो एम्स टू रिड्यूस एनीमिया अमंग चिल्ड्रन, एडल्ट्स एंड गर्ल्स एंड वुमेन्स ईच बाय 3% पर एनम बाय 2022। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन का जो नेक्स्ट एम है वो चिल्ड्रन, एडोसेंट, गर्ल एंड वुमेन के अंदर एनीमिया को रिड्यूस करना और पर ईयर 3% तक इसको रिड्यूस करने का यहाँ पर टारगेट रखा गया। नंबर नेशनल न्यूट्रिशन स्टडी 2017, इट एम्स टू रिड्यूस द प्रिवेलेंस ऑफ अंडरवेट चिल्ड्रन 0 to 3 years by 3% एवरी ईयर बाय 2022 फ्रॉम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 एस्टिमेट। नेशनल न्यूट्रिशन स्टडी 2017 के अंदर ये एम रखा गया कि एवरी ईयर 3% तक अंडरवेट चिल्ड्रन का जो प्रिविलेंस है उसको रिड्यूस करना है, और इसके लिए NHFS 2015-16 के एस्टिमेट को बेस माना जाएगा। नंबर 3, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS. ICDS provide nutritional meal, primary health care, immunization, pre-school education, health checkup services to children under 6 years and their mothers. अंडर 6 ईयर्स के चिल्ड्रन और उनके मदर्स के लिए इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के अंडर
न्यूट्रिशनल मील, प्राइमरी हेल्थ केयर, इम्यूनाइजेशन, प्री स्कूल एजुकेशन, हेल्थ चेकअप सर्विसेज, ये सब प्रोवाइड कराई जाती हैं। हम आसपास देख सकते हैं कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के सेंटर होते हैं। नंबर 4, नेशनल ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन प्रोग्राम। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी नेशनल लेवल पर प्रोग्राम है। प्रोग्राम लाइक माँ मीन्स मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन एंड वात्सल्य मातृ अमृत कोर्स एम टू इम्प्रूव ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस। इंडिया के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने के लिए माँ एंड वात्सल्य जैसे प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं। नंबर 5, मिड डे मील स्कीम। इट एम्स टू प्रोवाइड a good meal to every child within the age group of 6 to 14 years studying in class 1 to 8 who enroll and attend school। मिड डे मील स्कीम के अंडर एवरेज चाइल्ड जो कि 6 टू 14 ईयर्स एज ग्रुप का है, क्लास 1 टू 8 में अगर वो स्टडी कर रहा है, वो एनरोल है एंड स्कूल को अटेंड कर रहा है, उसको कुक्ड मील प्रोवाइड कराया जाता है मिड डे मील स्कीम के अंडर। दिस इज PYQ related to this article। Question: which of the following are the indicators used by IFPRI to compute the Global Hunger Index Report 2016? ऑप्शन सी 1 2 3 सारे के सारे क्या है ना कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के अंदर इंडिकेटर के तौर पर वर्क करते हैं। अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी। दिस इज मेंस रिलेटेड क्वेश्चन।